अपने भीतर की यात्रा। पहला दिन। एयरपोर्ट के बड़े दरवाजे से निकलते ही ठंडा वातावरण छूट गया और उमस और गर्मी का एक भभका आया, मगर सामने ही प्रणय मुझको दिख गया। शीतल पवन के झोंके जैसा, वही गोरा रंग, वही स्निग्ध हंसी, वही शरारती आंखें। इस इंसान को तो मैं अंधेरे में भी पहचान लूं। साथ में खड़ी थी अनुभा, उसकी गोरी गुलथुल पत्नी, हाथ में गुलाब का एक छोटा सा गुलदस्ता लिए। लगभग दौड़ती हुई सी अपने सामान की ट्रॉली छोड़कर मैं उन दोनों से जा लिपटी। दोस्त! हम दोनों एक साथ ही चिल्लाते हुए खिलखिलाने लगे। दोस्त ही वह संबोधन था जिससे हमारे 4 यार समूह के लोग एक दूसरे को बुलाते थे। जब कुछ क्षणों में हम तीनों के आलिंगन की पकड़ थोड़ी ढीली पड़ी तो मैंने प्रणय से कहा, कैसा है तू प्रणय? मरा नहीं हूं तेरी याद में, देख ले अभी तक, उसने कह कहा लगाया। अनुभा ने मुझे गुलाब का गुलदस्ता देते हुए स्वागत किया। गुलाब मेरी कमजोरी थे, सारे दोस्तों को पता था। मैंने गुलदस्ता नाक पर लगाकर जोर से सांस खींची। तन मन सुवासित हो उठा। थकान 1 मिनट में जाने कहां काफूर हो गई। तू गुलाब अभी तक नहीं भूला मजनू? अनुभा को धन्यवाद देकर मैंने प्रणय से कहा। तेरे दिए हुए गुलाब तो मैंने किताबों में छुपा कर रखे हैं, प्रणय ने कहा, और फिर वाक्य को गाने की सी स्वर लहरी देते हुए बोला, वो जो खत तूने मोहब्बत में लिखे थे मुझको। प्रणय के बच्चे, उन्हीं खतों को लेकर हर की पैड़ी से कूद जा गंगा में। और प्रणय फिर खिलखिलाया। उसे हंसने के सिवाय दूसरा काम कब आता था? सामान गाड़ी में पीछे रखकर हम लोग प्रणय के घर की तरफ चल दिए। वे दोनों आगे बैठे थे, मैं पीछे वाली सीट पर गुलाबों को सीने से लगाए बैठी थी। बाहर मेरे पुराने शहर बेंगलुरु की सड़कें तेजी से उल्टी दिशा में भागी जा रही थी। मेरा शहर, मेरा अंतरंग परिवेश, कितने वर्ष बीते थे यहाँ। मोज़ैम्बिक का वह मशीनी, नीरस, अपरिचित और अकेलेपन से भरा माहौल याद हो आया। कहाँ खो गई दोस्त? प्रणय ने सामने सड़क पर नजरें गड़ाए हुए पूछा। यार, बहुत याद आती है इस शहर की। यहाँ के वीकेंड, यहाँ की मस्ती, शोर शराबा, हल्ला गुल्ला। कितने किस्मत वाले हो तुम लोग। अरे, हम सबसे ज्यादा किस्मत वाली तो तू हो सकती है। वहाँ अफ्रीका में बियाबान में पड़ी हुई है। अभी भी रिजाइन कर और वापस भारत आ जा, प्रणय बोला। मैंने कहा, हाँ यार, ये वाला प्रोजेक्ट पूरा हो जाए तो अब कोई नया काम नहीं लूँगी। कंपनी से कहूँगी मुझे वापस भेज दे बंगलुरु। वह बोला, दोस्त, तब तो तू यहीं आ जाएगी, इसी शहर में मेरे पास। उसकी आवाज़ चहक रही थी। मैं तुरंत उसका मजाक समझ गई। आ जाऊँगी तो भी तेरा कोई स्कोप नहीं है लाइन मारने का, मैंने कहा। अरे, जब तक तू सिंगल है तब तक तो हम तेरे दरवाजे पर खड़े हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है, उसने जोर का कह कहा लगाया। ऐसे ही हंसता था वह, पागलों की तरह। मैंने कहा, शर्म कर, तेरे बगल में तेरे बच्चे की माँ बैठी हुई है, कुछ तो लिहाज कर। वह बोला, अपना तो बस वही सिद्धांत है, 1722। ये उसका प्रिय डायलॉग था। और इस हंसते मुस्कुराते व्यक्तित्व पर अचानक बहुत प्यार उमड़ने लगा। मन किया अभी गले लगा लूं उसे। तभी उसके खिलंदड़ेपन के विपरीत एक धीर गंभीर व्यक्तित्व और याद हो आया। चश्मे के पीछे से झांकती हुई पारिजात की आश्वस्त करती आंखें मानो कह रही हों, मेरी बलिष्ठ भुजाओं पर माथा टिकाकर तुम सारी दुश्वारियां भूल सकती हो। पारिजात को इतने जोर से ठहाका लगाते हुए कभी देखा हो याद नहीं। जिन चुटकुलों पर बाकी लोग हंस हंस कर दोहरे हो रहे हों, उन पर भी वह चमकती आंखों से केवल मुस्कुराता रहता था। एक अजब सी सुगंध आती थी पारिजात से, चित्त को अंदर तक सुवासित करने वाली। अभी भी आंखें बंद करके उसे अनुभव कर सकती हूँ मैं। अपनत्व से लबरेज उसकी आवाज़, उसका बात करने का लहजा याद हो आया। फिर उसकी बात मुझ पर नशे सी छाने लगी तो निर्ममता से उसके ख्यालों को हथेली से बहार कर मैंने मन मस्तिष्क से हटा दिया। नहीं, मुझे तुम्हारे विषय में नहीं सोचना है पारिजात। मैंने जो पगडंडी अपने लिए चुनी है उसमें तुम कहीं भी, कभी भी नहीं हो। गाड़ी रुकने पर मैं जैसे नींद से जगी,
दरवाज़ा खोले प्रणय खड़ा था। आओ मेरी मल्लिका, वह बोला। वाह रे मेरे शोफर, मैं मुस्कुराई। अंदर खाने की मेज़ पर मेरा मनपसंद नाश्ता था, खांडवी, रवा इडली और फिल्टर कॉफ़ी। मन प्रसन्न हो गया। प्रणय से मैंने कहा, तुझे अभी तक याद है प्रणय? और कुछ चाहिए मलिकाए आलिया तो बताइए, बंदा हाजिर है। उसने झुकने का नाटक सा किया। अरे छोटू से तो मिलवाओ, मैंने अनुभा से आग्रह किया। वह उसे अपने कमरे में से गोदी में उठाकर ले आई। मैंने लपक कर गोदी में लिया और उसे चेहरे से सटा लिया। बेबी पाउडर और बेबी सोप की मिलीजुली गंध और शिशु की देह से उठती एक नैसर्गिक सुगंध का मिश्रण अंदर तक उतर गया। शिशु की दुनिया से निकलने में शायद मुझे 2-3 मिनट लगे होंगे। तभी मेरी नज़रें प्रणय पर पड़ी। वह कुटिल शरारत से मुस्कुरा रहा था। बोला, तेरी गोद में बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं दोस्त। ना जाने कितने मासूम तरस रहे होंगे तेरी गोद में आने के लिए, लेकिन नहीं, तुझे तो वह बंजर धरती बने रहना है जहाँ घास का एक कतरा भी नहीं उगता। फिर अपनी बाँह फुलाता हुआ बोला, शाबाश प्रणय खत्री, अब तो तुम सॉफ्टवेयर डेवलपर के साथ कवि भी होते जा रहे हो। मगर तेरी कविता बहुत फूहड़ है, कूड़ेदान में फेंकने लायक। मैंने मुंह बिचका दिया। यात्रा में मैंने कुछ भी नहीं खाया था। शायद इसीलिए कॉफ़ी का पहला घूंट पीते ही लगा कि मुझे बहुत तेज़ भूख लगाई है। प्रणय और अनुभा ने ज़बरदस्ती मुझे बहुत कुछ खिला दिया। यात्रा की थकान और मनपसंद भोजन ने शरीर में एक अजीब सी खुमारी भर दी थी और निद्रा देवी मस्तिष्क के दरवाज़ों पर दस्तक देने लगी थी। अनुभा बोली, आप बहुत थक गई होंगी, अब सो जाइए, सुबह बात करेंगे। और उसने मेरा कमरा मुझे दिखा दिया। कपड़े बदल कर क्लांत देह से मैं बिस्तर पर लेट गई। प्रणय और अनुभा की दुनिया कितनी सम्मोहक और आकर्षक है। फिर सोचा, क्या मैं खुश नहीं हूँ? आखिर अपने चुने हुए रास्ते पर चल रही हूँ, अकेली और मस्त रहती हूँ, किसी का आदेश नहीं सुनना पड़ता। ऑफिस में लगभग हम सब एक ही स्तर के थे, बावजूद इसके कि टीम लीडर मैं ही थी। मैं खुशकिस्मत थी कि जो काम मेरे दिल के करीब रहा था वही मेरी जीविका का साधन था। शोध मेरा प्रिय विषय था। तपेदिक जैसी जानलेवा बीमारी पर फील्ड वर्क करना और फिर आंकड़ों पर विशद अनुसंधान करना मेरा पसंदीदा शगल था। यानी मेरे पिता हमेशा कहते थे कि अभी बहुत कुछ करने को है, खास तौर से टीबी के क्षेत्र में। बहुत से रोगियों में दवाओं का निष्प्रभावी हो जाना एक महती समस्या थी जिस पर काम किया जा रहा था। मुझे खुशी थी कि मेरे पा ने मुझे एक ऐसा विषय दिया था जो मेरे लिए बहुत रुचिकर था। वह स्वयं माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर पद से सेवानिवृत्त हुए थे। पसंद होने की वजह से ही जब बायोटेक्नोलॉजी की इस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने मुझे अफ्रीका के मोज़ाम्बिक देश में रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए भेजने का प्रस्ताव दिया था तो मैंने तुरंत हामी भर दी थी। केवल एक ही दुख था, मेरा देश मुझसे छूट जाएगा और बेंगलुरु भी, जहाँ पिछले 8 सालों से थी मैं। ये भी दुख था कि मेरे 4 यार मुझसे छूट जाएंगे। हालांकि सबकी राहें अलग अलग हो गई थीं। मैगी शादी करके लखनऊ चली गई थी और फिरोज़ गुड़गांव। प्रणय तो बेंगलोर में ही था, मगर अब भी हम चारों लोग भावनात्मक रूप से एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए थे। फ़ोन पर हम एक दूसरे से बहुत बतियाते और तस्वीरें भेजते। मोज़ाम्बिक में मेरा एक ही काम था, दिन भर प्रोजेक्ट में हार्ड मास गलाकर काम करना और रात को प्रणय, फिरोज़ या मैगी से फ़ोन पर बात करना या संगीत सुनना। ऐसे में एक बड़ी दुर्घटना घटी थी, पा का असमय चले जाना। पागलों की तरह रोती बिलखती मैं भारत पहुंची थी अपने शहर। मेरे तीनों दोस्त वहाँ मौजूद थे मेरा दुख कम करने के लिए। पा मेरी दुनिया थे, दोस्त, दार्शनिक, मार्गदर्शक, सब एक में ही समाहित। शुरू से माँ की कमी को वे दूर करते आए थे। वे अक्सर कहते थे, मृत्यु तो ऐसी होनी चाहिए कि पल भर में है और पल भर में नहीं। प्रकृति ने तथास्तु कहकर उन्हें पल भर में गायब कर दिया था, मगर अभी तो उनकी कोई उम्र भी नहीं थी जाने की। विवाह तो मुझे खैर करना नहीं था, मगर मेरे पा, मेरा संबल, मेरा आत्मविश्वास, मेरी ज़मीन से जुड़ी हुई जड़ थे। विवाह का ख्याल आते ही पारिजात की वह बात याद आ गई। जितना मैं समझ पाया हूँ, दरअसल तुम हर पुरुष में अपने पिता को देखती हो, उनसे उसकी तुलना करती हो और उसे कमतर पाते ही फ्यूज हो जाती हो। फिर मुस्कुराकर बोला था,
तुम्हारे बापूजी ने तो सारे छोकरों के स्कोप पर बुलडोजर ही चला दिया। बकवास मत कर। मैं वाकई गुस्सा हो जाती। और सच मुझे कभी नहीं लगा कि मेरे संभावित जीवन साथियों की खोज में मेरे पाप बीच में आ जाते हों। मगर एक दूसरा सत्य यह भी था कि उनके जैसा कोई था भी नहीं। अक्सर मेरे सामने यह प्रश्न एक दैत्य बनकर खड़ा हो जाता है कि मुझे कोई लड़का पसंद क्यों नहीं आता। घूमने फिरने, लफंगई करने, देर रात तक कान फोड़ू संगीत पर पागलों की तरह नाचने के लिए सही है, लेकिन जहां उस लड़के को जीवन साथी बनाने का प्रश्न आता है तो मुझे सांप क्यों सूंघ जाता है। एकदम से जिंदगी साथ बिताने की कल्पना में वह व्यक्ति एक अझेल, जबरदस्ती का सौदा या बोझ लगने लगता है। पारिजात 1 साल की फेलोशिप पर अफ्रीका आया था और उसने मेरे मन की चूलों को काफी हद तक दुरुस्त कर दिया था। लेकिन क्या करती, मेरी विवाह रेखा के अनुसंधान में वह क्या कोई भी खरा नहीं उतरता था। मोज़ाम्बिक में उसकी शामें अक्सर मेरे घर पर गुजरती थी। हम लोग साथ मिलकर कुछ खाने को बना लेते, फिर बतकही करते या संगीत सुनते या टीवी पर कुछ देखते। मुझे अक्सर यह ताज्जुब होता कि वो मेरे बारे में मुझसे भी अधिक कैसे जान गया है। कई बार मेरे स्वभाव की या काम करने के बकवास कम काम ज़्यादा वाले तरीके, या मेरी त्वचा, मेरी आँखें, मेरी वेणी या जूड़े की ऐसी विशद व्याख्या करता कि मैं हैरत में पड़ जाती। इस आदमी को कोई काम और नहीं है क्या, मैं सोचती रहती। एक बार तो मैं बहुत हतप्रभ हो आई थी जब उसने मेरे होठों के रंग के बारे में कुछ कहा। मैंने महसूस किया कि उसके अंदर की स्त्री मेरे अंदर के पुरुष पर हावी होना चाह रही थी। जब उसके जाने में कुछ महीने शेष थे, एक अव्यक्त सी बेचैनी आ गई थी उसके स्वभाव में। बातें ज़्यादा बढ़ गई थी, जैसे समय कम हो और कहना बहुत सारा बचा हो। वो तरह तरह के दृश्य मेरे सामने पेश करता जो लौट फिर कर एक ही संदेश देते कि हालांकि वह जोर नहीं डाल रहा है, लेकिन हम दोनों जिंदगी भर एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगेंगे। बार बार मुझे यह भी दिलासा देता कि वह प्रतीक्षारत है, किसी हड़बड़ी में नहीं है, और यह भी कि अन्यथा वह जिंदगी भर अकेला ही रहेगा। मैं दृढ़ प्रतिज्ञ थी, मगर हर बार वो इस बात को एक नए और नामालूम तरीके से प्रस्तुत करता। मगर पत्थर की शिला पर रेशम की रस्सी से भला क्या निशान पड़ता। उसका कार्यकाल अफ्रीका में खत्म होने पर पूरी यूनिट उसे अलविदा कहने एयरपोर्ट गई थी। अपनी उसी चिर परिचित मुस्कुराहट और आंखों में नमी लिए सबको विदा कहता हुआ वह मुख्य द्वार से अंदर गया था। सब उसके व्यक्तित्व की प्रशंसा करते हुए लौटे थे। एक पल को तो मुझे भी लगा था कि मेरे अंदर का कुछ हिस्सा टूटकर कहीं खो गया है। कुछ शामों तक उसकी कमी खलती रही, फिर धीरे धीरे मैंने खुद को मजबूत किया। उसके सारे ख्यालों को झाड़ बुहार कर घर से बाहर फेंक दिया। जब भी उसका फ़ोन आता या संदेश आता, मैं उत्तर नहीं देती। उसके फ़ोन, संदेश, फोटोग्राफ्स आते रहते, मगर मेरा दरवाज़ा बंद रहता। उसकी दस्तकें जारी रहती, मगर मैं सांकल और मजबूती से बंद कर लेती और करती रहती। डर था कि दरवाज़ा थोड़ा सा खुला और मेरी कमज़ोरियाँ मुझ पर हावी हो जाएंगी, शायद। कमाल की प्रतिबद्धता का नमूना था वह भी। आपके संदेश, फ़ोन कॉल्स, चित्र और इन सब के आवरण में लिपटे एक मूक निवेदन को कोई पत्थर मार मार कर वापस कर दे, और फिर भी आप रोज होने वाली दिनचर्या का हिस्सा जैसा बनकर अपनी गुहारें रोज लगातार भेजते रहें। किसी और की तरफ से प्रतिक्रिया आए ना आए, आपको कोई फर्क ना पड़े। ऐसा कहीं होता है भला? पारिजात और पा के ख्यालों में डूबते उतराते कब नींद ने मुझे अपने आगोश में ले लिया, पता ही नहीं चला। दूसरा दिन बहुत व्यस्त गुजरा। भारत के ऑफिस के सारे कार्य निपटाए, फिर भी कल के लिए बहुत सा काम बाकी रह गया था। रात को सब लोगों ने घर पर ही खाना खाया। प्रणय भी बहुत थका हुआ था। कंपनी वाले दिन भर तेल निकाल लेते हैं, इसीलिए तो बहुत से लोग कहते हैं कि हम जैसे कार्य वाले लोग जल्दी ही बर्नआउट हो जाते हैं। देर रात तक मैं और प्रणय लैपटॉप पर फिल्म देखते रहे। अनुभा छोटू के साथ अपने कमरे में सो गई थी। सोने से पहले तय हुआ कि कल परसों सारा काम निपटाकर परसों शाम से पूरी मस्ती की जाएगी। तीसरा दिन, कयामत की रात। मेज कुर्सी पर काम करते करते काफ़ी रात हो गई थी। डिनर के लिए अनुभा और आया को मना कर दिया था, मगर अब अंदर से संदेश आ रहा था कि गर्म पेय जैसा कुछ चाहिए। तभी पीछे से किसी हाथ ने मेज पर एक बड़ा सा मग रखा। हॉट चॉकलेट, प्रणय की आवाज़ थी। मेरा रोम रोम आलोकित हो उठा। तुझे अभी तक याद है,
मैं बुदबुदाई। क्यों नहीं भला, कंप्यूटर जैसा चलता है मेरा दिमाग। एक बार जो डाटा पहुंच जाता है हमेशा के लिए स्टोर हो जाता है, वह इतराते हुए बोला। सबके लिए रात को चाय कॉफी बनती थी, लेकिन तुझे तो हॉट चॉकलेट चाहिए होती थी सपने में, तभी तो मेरे जैसे हॉट लड़के आते थे तेरे। और उसने पूरे 32 दांत दिखा दिए। मैंने बोला, अपने को हॉट समझता था तभी मुझसे और मैगी से ट्रेनिंग लेता था कि लड़कियों से कैसी बात करनी चाहिए। वो बोला, सच्ची यार, कितने हाथ पांव मारे लेकिन कहीं बात नहीं बनी। वो तो अगर मम्मी पापा ने अरेंज मैरिज नहीं कर दी होती तो आज भी सड़कों पर सिगरेट फूंक रहे होते। अनुभा बहुत अच्छी लड़की है और छोटू तो बहुत ही प्यारा खिलौना है। मेरी आवाज़ में जैसे चिड़ियों का सा संगीत घुल रहा था और मैं सपनों में छोटू को बेतहाशा चूमे जा रही थी। और दोस्त, अगर तू एक मुफ्त की सलाह माने तो। वह गंभीर हो आया था। मैं समझ गई कि बात किस ओर मुड़ रही है। मैंने कृत्रिम क्रोध जताते हुए कहा, तूने अगर अब फिर से ये बात छेड़ी तो मैं अभी मोज़ैम्बिक भाग जाऊंगी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वो मुझसे क्या कहे। तभी मुझे अपना काम याद आ गया और मैंने कहा, दोस्त जरा देखना, मेरी कैलकुलेशंस में कुछ गड़बड़ हो रही है। 3 बार फॉर्मूला लगाया मगर हर बार उत्तर अलग अलग आ रहा है। समझ में कैसे आएगा तेरी ऊपरी मंजिल तो खाली है। पता नहीं तुझे विदेश कैसे भेज दिया कंपनी वालों ने। वह मुस्कुराते हुए बोला। अच्छा, ज़्यादा नौटंकी मत कर, मैंने कुर्सी से उठते हुए कहा। पता है कितनी बड़ी यूनिट चलाती हूँ मैं, कितने पेपर छप चुके हैं मेरे, और वो भी अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में। तेरे बाप को तो गिनती भी नहीं आती होगी। मैं आत्माभिमान के अतिरेक से फूली जा रही थी। अच्छा चुप कर मेरी अम्मा, देखने दे अपने कैलकुलेशंस को, वह बोला। मैं जैसे ही पलंग पर बैठने को मुड़ी, लगा कि दरवाजे पर पर्दा कुछ हिला, जैसे कोई खड़ा हो वहां। मैं चेहरे पर प्रश्नवाचक भाव लेकर दरवाजे तक पहुंची तो देखा अनुभा खिड़की की संद में से कुछ झांकने का प्रयत्न कर रही थी। अचानक मुझसे नजरें मिली और वह सकपका सी गई। फिर एक झेंपी सी मुस्कान लिए तेज कदमों से वापस चली गई। मैं आकाश की ऊंचाइयों से धड़ाम से पाताल में गिरी। क्या मुझ पर और प्रणय पर निगाह रखी जा रही थी? क्या अनुभा को यह लग रहा था कि इतनी रात को अकेले कमरे में मैं और प्रणय कुछ ऐसा कर रहे थे जो वर्जित है? अपमान, क्षोभ और कुंठा से मेरा चेहरा तमतमा आया। प्रणय, मेरा दोस्त, मेरा साथी, मेरा बच्चा, क्या हम सब एक दूसरे को जितना समझते थे कोई और नहीं समझ सकता था? कितनी बार हम चारों एक साथ एक कमरे में रातों को सोए हैं, एक दूसरे को उतनी ही इज्जत, उतनी ही स्पेस देते हुए जितना परिवार के सदस्य एक दूसरे को देते हैं। हमारा 4 यार समूह लोगों की ईर्ष्या का केंद्र था। एक बार जब बेंगलोर की सड़कों पर प्रदर्शन और तोड़फोड़ चल रही थी और सारे ऑफिस बंद हो गए थे, तो हम चारों इन लड़कों के फ्लैट में 4 दिन बंद रहे थे, कर्फ्यू की सी स्थिति में। हमने उस विषम परिस्थिति में भी कितने मजे किए थे। खाना खुद बनाते, खाते, दिन भर लैपटॉप पर फिल्में देखते और रात को बड़े वाले कमरे में सो जाते। उन दिनों में डूबते उतराते मैं बहुत दुखी हो आई। आज अनुभा का थप्पड़ खाकर मेरे चेहरे पर मानो 5 उंगलियां उभर आई थीं। आंखों में एक जोर का झंझावात घिर घिर आने लगा। अशक्त सी मैं जाने कितने लम्हे पलंग पर पड़ी रही, निस्तेज, निष्प्राण। अरे भाई, ये तो समझ में नहीं आ रहा है, तेरे डाटा इनपुट में कुछ गड़बड़ है, प्रणय जम्हाई लेते हुए बोला। चल कल सवेरे देखते हैं। और वह उठ खड़ा हुआ। तभी उसकी नजरें मेरे उस चेहरे पर पड़ी जिस पर 1000 अमावस की रातें दहाड़ मार रही थीं। अबे तुझे क्या हुआ दोस्त? वह बोला। बमुश्किल मेरे चेहरे पर एक उदास फीकी सी हंसी आई। बिरादर, तू रो रहा है? उसका लहजा तरल हो आया। गंभीर मौकों पर वह कई बार मुझसे पुल्लिंग में बात करता था। अरे जम्हाई आती है तो आंखों में पानी नहीं आ जाता क्या? जा भाग जा, मैंने कहा। उसने मेरे सर पर एक हल्की सी चपत लगाई और कमरे के बाहर चला गया। दरवाज़ा बंद करके मैं निर्जीव सी पलंग पर जा गिरी। जाने कितने बांधों को तोड़कर पानी कमरे में भर गया था और मेरी हिचकियां थीं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थीं। कोई मुझ पर प्रणय को लेकर शक कर सकता था, और वो भी प्रणय की अनुभा। यह बात मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और प्रणय आकाश की कितनी ऊंचाइयों तक उठा हुआ है, ये अभी भी अनुभा नहीं समझ पाई थी। अचानक कुलकर्णी याद आ गया, जिसकी नज़रों में छिपकलियां सी रेंगती थीं।
कई साल पहले की बात थी। कई लड़के लड़कियां अपने गृह प्रदेशों को चले गए थे और कौन किसे फ्लैट का पार्टनर बनाएगा यह समीकरण बैठाए जा रहे थे। मैं और मैगी तो साथ रह ही रहे थे। फिरोज अपने लोकल गार्जियन के साथ रह रहा था। बस प्रणय को ही कोई साथ रहने को नहीं मिला था और बेंगलुरु में अकेले कमरा लेकर रहना बहुत महंगा था उन दिनों भी। तभी कुलकर्णी की बात चली। पढ़ा तो 4 साल हम सबके साथ ही था, लेकिन हम लड़कियों को बड़े गंदे तरीके से घूरता था। एक आध बार तो कुछ लड़कियों ने उसकी लाइन भी लगा दी थी, मगर उसका केचुए जैसा लिजलिजापन खत्म नहीं हुआ था। उसके बारे में मेरी और मैगी की धारणा एक सी थी। उसी कुलकर्णी को प्रणय को मजबूरी में अपना रूम पार्टनर बनाना पड़ा था। हमने प्रणय को कुलकर्णी के विषय में बताया था कि हम उसके साथ सहज नहीं हैं। प्रणय ने घोषणा कर दी थी, मेरी तो मजबूरी है, मगर तुम लोग मेरे घर नहीं आओगे। जब कुलकर्णी वहाँ होगा, फिरोज के घर मिल लेंगे, तुम्हारे घर पर आ जाएंगे, लेकिन कोई लड़की मेरे फ्लैट पर नहीं आएगी। वह बोला था और हुआ भी यही। जब तक कुलकर्णी उसके साथ रहा, हम कभी उसके फ्लैट पर नहीं गए। मैगी तो कभी कभी प्रणय से चुहल भी करती, अबे तूने हमारे प्रोटेक्शन का ठेका ले रखा है क्या? मगर प्रणय इस विषय पर दृढ़ प्रतिज्ञ था। कभी कुलकर्णी के साथ बाजार में होता तो हम दोनों के लिए रुकता भी नहीं। और ऐसे प्रणय को और मुझे लेकर अनुभा का ये व्यवहार मुझे अंदर तक आहत कर गया था। पूरी रात नींद और जगार के बीच की स्थिति में डूबती इतराती रही मैं। कभी देखा कुर्ग के शांत रम्य वातावरण में हम चारों सप्ताहांत मनाने गए हुए हैं। रात को 3 पत्ती खेलते खेलते हम चारों उसी कमरे में सो गए हैं। मैं और मैगी पलंग पर, फिरोज सोफे पर और प्रणय फर्श पर। इतने में अनुभा कमरे में आती है तूफान सा लिए, तुम्हें शर्म नहीं आती लड़कियों? लड़कों के साथ सो रही हो? उनको तुरंत बोलो अपने कमरे में जाने के लिए। कभी देखा सुनसान हाईवे पर फिरोज और हम दोनों लड़कियां बाइक पर जा रहे हैं। हम दोनों लड़कियां उससे चिपक कर बैठी हैं, पागलों की तरह हंसते हुए चीख रही हैं। हम दोनों उससे गाड़ी धीरे करवाने के लिए उसे गुदगुदी मचा रही हैं। कभी देखा दरवाजे का पर्दा हटाकर अनुभा कमरे में आती है और प्रणय से कहती है, आज मैंने तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। आसमान के सितारों और नरक की नालियों में धक्के खाती मैं कब सो गई होश नहीं। सुबह आंख खुली तो 11 बज रहे थे। सर भन्ना रहा था। मेरे जाने में 4 दिन शेष थे, लेकिन मैंने पहला काम यह किया कि फ़ोन उठाकर वापसी की उसी रात की फ़्लाइट बुक कर ली। कल रात के अनुभव के बाद मैं प्रणय के घर से जल्दी भाग जाना चाहती थी। शॉवर के नीचे बहुत देर खड़े रहने पर भी सिर का दर्द कम नहीं हुआ। तैयार होने के बाद कमरे से बाहर निकली तो देखा अनुभा नाश्ता लगा रही है। मुझे देखकर औपचारिकता की ठंडी मुस्कान लाकर बोली, प्रणय चला गया, उसको जाना था 8 बजे। आपका दरवाज़ा भी खटखटाया था, लेकिन आप गहरी नींद में थी। नाश्ता लगा रही हूँ, बैठिए। नहीं अनुभा, सिर्फ चाय पीऊँगी मैं। और सुनो, रात को मोज़ैम्बिक से कंपनी से अर्जेंट कॉल आई थी, मुझे शाम को ही निकलना होगा। मैंने फ़्लाइट बुक करा ली है। अभी कंपनी के ऑफिस जा रही हूँ, वहीं से प्रणय से बात कर लूँगी। दिन भर तो ऑफिस में ही हो जाएगा, शाम को सामान उठाने आऊँगी। अरे आप तो 4 दिन बाद जा रही थी, रुकती हैं आप? प्रत्यक्ष रूप से उसने कहा, लेकिन मैंने वह नहीं सुना जो उसने कहा था, बल्कि वो सुना जो उसने नहीं कहा था। चलो अच्छा हुआ, अब फूटो यहाँ से। यंत्र चालित सी मैं ऑफिस पहुँच गई थी। बहाना बनाया था, कोई काम तो था नहीं। ऑफिस की बड़ी सी लॉबी में पूरा दिन काटना था मुझे। प्रणय, फिरोज, मैगी, पारिजात, कितनी यादें थीं जो मुझे सागर की लहरों की तरह कभी ऊपर कभी नीचे ले जा रही थी। पारिजात की एक बात बहुत याद आ रही थी। देखो, सिंगल लोगों की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि उनके शादीशुदा दोस्त और दोस्तों के परिवार कभी उन्हें सामान्य मानकर स्वीकार नहीं करते। हमेशा एक दूरी बनाकर और शक के दायरे में रखते हैं उन्हें। तुम लड़कियों की तो मैं नहीं जानता, लेकिन हम जैसे कुंवारे लड़कों को भूखा भेड़िया या प्रीडेटर समझा जाता है जो जाने कब नोच ले। आज पता चला कि शायद पारिजात सही कह रहा था। उसकी एक बात और याद आ गई। देखो, ज़्यादातर लोगों के तई आदमी और औरत का रिश्ता आदम और हव्वा वाला होता है। इसके आगे उनकी सोच नहीं जाती। क्या पारिजात का विश्लेषण सही था? मेरे पा ने मुझे जिन तंतुओं से गढ़ा था और 4 यार ने उसे जिस खाद पानी से सींचा था,
वे सब उसके इस विश्लेषण पर नकारात्मक मोहर लगा रहे थे। मगर कल रात मेरे दोस्त मेरे प्रणय को कोई थप्पड़ मारकर मुझसे छीन ले गया था और मैं रह गई थी सन्न, हताश, हतप्रभ और निःशब्द। और गली गली फैली किरचों को समेटकर तस्वीर बनाने की जुगत करती रही मैं। प्रणय के कई बार कॉल आए लेकिन मैंने उठाए नहीं। बिल्कुल मन नहीं हो रहा था उससे बात करने का। जैसे मैंने पिछले 2 सालों से पारिजात का एक भी फ़ोन नहीं उठाया है, न उसके मैसेज का उत्तर दिया है, उसी तरह पारिजात का कभी न चुकने वाला धैर्य मुझे चकित कर देता था। वह नियमित अंतराल पर मेरे फ़ोन की घंटी बजाता, नियमित मैसेज करके मुझे अपने बारे में सूचनाएं देता रहता। सबकी आवाज़ें पहाड़ पर चिल्लाने जैसी प्रतिध्वनित होकर वापस आती, लेकिन मैं ऐसा पहाड़ बनी थी जिससे टकराकर उसकी आवाज़ें वहीं रह जाती थी। मगर जैसे मंदिर में रोज़ ढोक लगाने जाता हो, ऐसा वह मुझे बताता रहता। कौन सी किताब पढ़ी है, कंपनी उसे क्या क्या नया काम दे रही है, उसका कौन सा शोध पत्र छप गया है, और यह भी कि वो प्रतीक्षा कर रहा है कि ग्लेशियर कभी तो पिघलेगा। कभी कभी मुझे सपना आता कि पारिजात जैसे छोटा सा बच्चा हो और मेरे पा उसे गोदी में लेकर मेरी ओर चले आ रहे हों, लेकिन मैं निर्ममता से इस सपने को झटक देती। आज जागती आंखों से वही दृश्य दिख रहा था और मैं जितना बेरहम बनती, वह सपना उतना ही ढीठ, उतना ही उद्दंड बनकर चोट खाकर फिर से खड़ा हो रहा था। समय देखा, प्रणय के घर से सामान उठाकर एयरपोर्ट तक पहुंचने के बाद लगभग 3 ही घंटे बचेंगे। मैं उठ खड़ी हुई। टैक्सी को मैंने प्रणय के घर पर खड़ा ही रखा। छोटू को प्यार किया। रास्ते में खरीदा हुआ एक छोटा सा खिलौना उसके नन्हे नन्हे हाथों पर रखा और अनुभा से विदा ली। शायद मैंने गलत देखा हो, लेकिन उसके चेहरे पर निर्विकार सा भाव था। एयरपोर्ट पर जैसे ही मैं गेट की बाहर पंक्ति में खड़ी हुई, दूर से किसी ने मुझे आवाज़ दी। देखा, प्रणय लगभग दौड़ता हुआ चला आ रहा है, हाँफता हुआ। उसके हाथ में गुलाब का एक फूल था। यार, सुबह से दिमाग का दही हुआ जा रहा है तुझे फ़ोन कर करके, और तू तो मरी पड़ी है। अनुभा ने फ़ोन करके बताया नहीं होता तो तू तो निकल ली होती। मैं बोली, दोस्त मैं बहुत व्यस्त थी दिन भर। फ़ोन साइलेंट पर पड़ा था, अभी अभी देखा। सोच रही थी सिक्योरिटी चेक के बाद तुझे मिलाऊंगी। वह बोला, और ये अचानक भागी क्यों जा रही है तू? तेरी फर्म की छत नहीं गिर पड़ेगी अगर तू हाथ नहीं लगाएगी। इतने सालों बाद तो भारत आई है। मैंने कहा, नहीं दोस्त, बहुत ज़रूरी काम है। उन लोगों ने सारा रायता फैला दिया है और सिर्फ मैं ही जाकर समेट सकती हूँ। मैंने महसूस किया कि अभिनय में मुझे पुरस्कार मिल सकता है। वह बोला, अनुभा ने भी कहा कि मुझे भी ले लो, लेकिन मैं घर जाता तो तू मिलती नहीं। मैंने प्रणय की आंखों में देखा, शायद वो सच बोल रहा था। अचानक उसने खींच कर मुझे गले लगा लिया। टेक केयर, वह फुसफुसाया। तुझे कभी नहीं भुला पाऊंगी दोस्त। मैंने कुछ अस्फुट से स्वर में उसके कान में कहा, तो मैं लाश बनकर तेरे साथ चिपका जो रहूंगा। उसकी आवाज़ में इतनी चहक थी कि मुझे उस मनस्थिति में भी हंसी आ गई। गुलाब का फूल पकड़े अंदर जाते हुए मैंने 2-3 बार पलट कर देखा। इस कान से उस कान तक की मुस्की खींचे वो हाथ हिला रहा था। सारी औपचारिकताएं पूरी करके मैंने देखा, प्रवेश खुलने में अभी समय शेष था और मुझे जोरों की भूख लगाई थी। अपने पीने के लिए कुछ खरीद कर मैं खाली कुर्सियों में से एक पर जा बैठी। ठंडे पेय के साथ जैसे मेरा कुहासा कुछ छटने लगा था। नेपथ्य का शोर संगीत में बदलता जा रहा था और मेरी निर्मम पकड़ ढीली पड़ती जा रही थी। मैंने फ़ोन पर कॉन्टैक्ट्स खोले। गति कुछ ज़्यादा हो गई तो प्रणय के नंबर पर जाकर रुकी। जैसे एक प्यारे बच्चे के सर पर धौल जमा दी हो, ऐसे मैंने उसे हटा दिया। फिर वापस लौटते हुए मैंने पारिजात पर उंगली दबा दी। हाँ पारिजात, हम दोनों एक दूसरे के साथ शायद बहुत अच्छे लगेंगे। घंटी जा रही थी, अजीब सा लग रहा था। आखिर 2 साल तक मैंने उसके किसी फ़ोन या मैसेज का उत्तर नहीं दिया था और मैं वृत्त की पूरी परिधि में घूम कर लौटी उसे स्वयं फ़ोन मिला रही थी। 1 मिनट के बाद उसकी आवाज़ आई, आश्चर्य और भावातिरेक से लबालब। कनु, क्या ये तुम हो? उसकी आवाज़ से मैंने महसूस किया कि उसकी आंखों में धुंध सी छा गई है। हाँ पारिजात, मैं ही हूँ, कहते हुए मैंने उसके कंधे पर अपना सिर टिका दिया था।